हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग 10th क्लास के भूगोल का सीरीज शुरू की है, जिसमें थ्योरी क्लास और एमसीक्यू दोनों ही साथ साथ में हम लोग पढ़ा रहे लोग। और उसमें पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर थ्योरी क्लास में हो चुका है और पहले चैप्टर का एमसीक्यू भी मैंने कंप्लीट करा दिया। ये सारा चीज आप लोग को प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहां पर अपलोड कर दिया गया। आप लोग को जाकर वहां से देख लेना है। जो भी नए बच्चे होंगे जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर पढ़ाया जा रहा है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर यानी कृषि, जो कि आप लोग को थंबनेल में भी देखकर समझ आ गया होगा। उसको आज के सेशन में हम लोग उसके एमसीक्यू करेंगे लोग। इससे पहले भी दो क्लास एमसीक्यू हो चुका है एग्रीकल्चर का यानी कृषि का। वो थोड़े इजी क्वेश्चन से, आज जो है थोड़ा क्वेश्चन जो है लेवल अप देखने के लिए मिलेगा। और आज कंप्लीट जो है एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा, यानी इसका एमसीक्यू कर लेंगे लोग। थ्योरी क्लास ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। अगले दिन नेक्स्ट डे जो है कौन सा होमवर्क होना चाहिए आप सभी का, लास्ट में आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अपना नेक्स्ट डे का यानी अगले का होमवर्क जरूर ले लीजिएगा। कल से हम लोग 7 बजे लाइव आएंगे लोग इसी चैनल पर। आज आप लोग रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ अरेबिया किस्म की कॉफी सबसे पहले भारत के निम्नलिखित में से किस देश से लाई गई थी? तो कहां से लाया गया था, बताइएगा आप सभी, कहां से लाया गया था? अरेबिया, देखो पहली बात है कि भारत में 4 किस्म की, पूरी दुनिया में भी 4 किस्म की कॉफी पाई जाती है, जिसमें अरेबिया किस्म की कॉफी भारत में ज्यादा पाया जाता है। लेकिन भारत में एक्चुअली कॉफी का पौधा था ही नहीं, ये किसी अन्य देश से लाया गया था। कहां से लाया गया था बताइए? यमन से लाया गया था। कहां से लाया गया था? यमन से लाया गया था। याद रखिए, कहां से? यमन से लाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की खाद्य सुरक्षा नीति की प्राथमिकता देता है? पहली बात कि भारत की खाद्य सुरक्षा नीति मतलब कि जो खाद है उसकी सुरक्षा नीति बनाई गई भारत सरकार द्वारा। अब वो नीति क्या कह रहा है? वो कह रहा है आम लोगों को सस्ता कीमत पर खाद्य उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, किसानों को आय बढ़ाना, यह भी सही है। और जो फसल में विफलताएं हो रही है, जो कमियां थी, उसके खिलाफ में इंश्योरेंस प्रदान करना, ये तीनों चीज ही काम थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति चाय की फसल को खराब कर सकती है? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जो चाय का फसल को बर्बाद कर देगा? क्या दिख रहा है बताइए आप सभी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बताइए क्या दिख रहा है? वर्ष भर समान रूप से लगातार बारिश हो, इससे चाय खराब हो जाएगा। ठंड से मुक्त जलवायु हो, गहरी उपज, अच्छी तरह से सूखा मिट्टी हो, किसमें जो है फसल चाय बर्बाद हो जाएगी? देखो, ठंडा मुक्त अगर जलवायु होगा तो क्या हो जाएगी? फसल बर्बाद हो जाएगी। जलवायु ठंडा नहीं होनी चाहिए, बारिश हो सकता है चलेगा, मिट्टी जो होती है उपजाऊ रहे, सूखा रहे, वो भी चलेगा, लेकिन ठंडा वहां जरूरी है। ठंडा क्या है? जरूरी है। ठंडा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अगर मुक्त रहेगा तो चाय नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लेम एंड बर्न एग्रीकल्चर है, तो स्लेश और बर्न मैंने बताया था। स्लैश और बर्न जो होती है, ये खेती किसे बोलते हैं? तो पौधे को क्या कर देना, काटना, जला देना, जलाकर उसके राख को उसी मिट्टी मिला देना। ये खेती आप लोग को याद आ रहा होगा, मैंने थ्योरी क्लास में डिटेल से बताया था। स्थानांतरित कृषि या इसी को झूम कृषि या इसी को अन्य राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इवन अलग अलग देशों में भी इसका नाम अलग अलग है। तो याद रखिएगा, ये स्लैश एंड बर्न जो होता है, ये क्या होता है? स्थानांतरित कृषि से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष जो है यहां पर है, गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श जो है स्थिति कौन सी है? कौन सी जलवायु होनी चाहिए? बेहतर जलवायु। तो यहां पर 21 से 27 डिग्री तापमान चल जाएगा। 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश भी होना अनिवार्य रूप से जरूरी। ये चीजें अगर जिस भी क्षेत्रों में हो रही है, वहां पर गन्ने की फसल आसानी से की जा सकती है, उपज हो सकती है कि नहीं है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की उस प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है? यानी एक एरिया में, एक बहुत बड़े एरिया में एक ही प्रकार का फसल को उगाया जा रहा है, वो कौन सी खेती कहलाएगी? कौन सी खेती कहलाएगी? तो वो कहलाएगा बागवानी। क्या कहलाएगा भैया? बागवानी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बागवानी कहलाएगा। देखो, बागान कृषि नहीं, बागवानी हो जाएगा, बागवानी। हालांकि बागान कृषि भी वही हुआ, लेकिन बागवानी हो जाएगा। किसे बोलेंगे उसको? बागवानी बोलेंगे। अगला लिखा है, देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। यानी बारिश आता है तो वो फसल शुरू हो जाती है, उसको उगाना शुरू कर देते हैं। बरसात के मौसम में कौन सा फसल होता है? बताइए, कौन सा फसल होता है? खरीफ होता है। खरीफ होता है। अरे पागल, बरसात के मौसम में खरीफ, जायद होता है गर्मी में, और जाड़ा में यानी सर्दी में
रबी फसल यानी वर्तमान समय में कौन सा फसल बोया गया है? रबी यानी गेहूं का फसल बोया गया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आते हैं लोग, केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी का पूर्ण रूप किसान क्रेडिट कार्ड। यहां किसान क्रेडिट कार्ड ये भी दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हालांकि ए और सी दोनों ही सही है, एक ही ऑप्शन को दो जगह लिख दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? बताइए, किसी को पता है कौन सी हो जाएगी? बताइए, महत्वपूर्ण फसल कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? कौन सी? बताइए, चावल होगा, गेहूं होगा, ज्वार होगा, कौन सा हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। मक्का, मक्का बोले हैं अभी, बताए थे आप लोगों को, थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ा चुके हैं। चावल 1 नंबर पर, गेहूं 2 नंबर पर, 3 नंबर पर कौन सी हो जाएगी? मकई भारत की जो है तीसरे नंबर पर आती है सबसे बड़े फसलों में, ठीक है। उसके बाद ज्वार आता है, बाजरा आता है। अगला जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दाल के लिए सही नहीं है? क्या भैया? दाल के लिए कथन जो है वो सही नहीं है। कौन सा कथन जो है दाल के लिए सही नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है। तो दाल रबी और खरीफ दोनों मौसम उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। दाल फलीदार फसल है, ये भी सही है। इनमें अन्य फसलों के साथ चक्रानुक्रम में उगाया जाता है। अन्य फसल के साथ भी उगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर यहां पर डी और ई जो अगर देखा जाए तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। कोई भी गलत नहीं है, सब क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन, 102 दिन या 350 दिन? कितना दिन पाला रहित होनी चाहिए? 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, याद रखिए। कितना दिन? 210 दिन पाला रहित होनी चाहिए। बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो तंबाकू उत्पादन के लिए फेमस है? बिहार का वो कौन सा जिला है जो तंबाकू के लिए फेमस है? समस्तीपुर। पता है यहाँ पर जो तंबाकू मिलता है वो तंबाकू का नाम पता है कौन सा है? वहां पर एक जगह है, जगह का नाम है सरईसा। सरईसा काफी फेमस है। कई जगह बिहार का कई जगहों पर जो तंबाकू मिलता है वहां दुकान पर लिखा रहता है सरईसा तंबाकू, ठीक है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि सरईसा क्षेत्र में जो तंबाकू मिलता है वो माना जाता है कि वो सभी तंबाकुओं से बेहतर मतलब होता है, अधिक कड़क होता है, ठीक है। अब खाने वाले लोग को पता होगा कि कैसा होता है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ इसका किस फसल का उपभोक्ता भी है? यानी उत्पादन भी करता है भारत और उसको उपभोग भी कर देता है, ढका रह जाता है। वो कौन सा देश है? सॉरी, कौन सा फसल है? फसल का नाम बताइए, कौन सा फसल हो जाएगा? चाय हो जाएगा। कौन सा है? चाय का उत्पादन भी करता है और उपभोग भी बहुत ज्यादा करता है। अगला है, श्वेत क्रांति जो है किस फसल संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित हो जाएगा। किससे? दूध से संबंधित हो जाएगा श्वेत क्रांति, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित? दूध से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पेय फसल में भारत विश्व में सबसे आगे उत्पादन में, निर्यात में आगे है? किसमें भैया? पेय फसल मतलब कि पीने वाला फसल चाय में सबसे आगे है, याद रखिएगा, ठीक है। आप सभी भी कमेंट करके इसका आंसर बताते रहिएगा, ठीक है। यहां पर आइए, अगला क्वेश्चन है, यहां लिखा है, भूदान ग्राम दल आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान ग्राम दल आंदोलन शुरू किया था। 1951 में जो है ये शुरू किया गया था, भूदान ग्राम दल आंदोलन। और ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जा चुका हुआ है कि नहीं? ये पूछा गया कि नहीं पूछा गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आज जी लिखा है, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है? तो जमीन जो है, कितना जमीन जो है कृषि कार्य में जुड़ा है? तो 52.7% जमीन जो है कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, कृषि कार्य में जुड़ा हुआ है। भारत के कितना प्रतिशत जोत जो है 1 हेक्टेयर है उससे छोटी है, यानी 1 हेक्टेयर से भी छोटा है, तो वो लगभग जो है आपको 56 से 60% ऐसे जमीन देखने की मिल जाएगा जो 1 हेक्टेयर से भी छोटा है। यानी ज्यादातर भारत में जमीन जो है वो छोटी एरिया में है, इसके कारण जो होता है बहुत बड़े स्तर पर खेती नहीं हो पाता है ज्यादातर एरिया में, ठीक है। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? यानी कि इनमें से कौन सा समिति है जिसने जो कृषि का जोत होता है, यानी जितना जुताई होता है, जितना फसल होता है, उस पर टैक्स लगाने की बात कही गई थी? तो इसमें से समिति कौन सी हो जाएगी? समिति हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, वो समिति हो जाएगा राज्य समिति। राज्य समिति, कौन सी समिति? राज्य समिति उसको कहा जाता है। 1971 में वो समिति जो है आई, मतलब उस समिति का गठन किया गया था। 1970 के दशक में गठन किया गया था, याद रखिएगा। वो समिति का काम था कि कृषि जोत पर कर लगाना, कृषि जोत पर क्या करना? टैक्स लगाना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? सिंचित मतलब होता है जहां पर सिंचाई
किया जाता है। भारत में कितना प्रतिशत भाग जो है वो सिंचित है? 1/3, 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है क्या है? सिंचित है। हालांकि समय के साथ साथ धीरे धीरे भारत में सिंचाई का लेवल बढ़ते जा रहा है और ज्यादातर क्षेत्र आज देखा जाएगा ना तो लगभग 50% क्षेत्र जो है वो सिंचाई वहां पर की जा रही है, लेकिन 1/3 ही बेटर होगा आंसर, क्योंकि ये पहले का डाटा ही है। अगला जी, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? किससे होता है? नहर से होता है। सबसे बेहतरीन साधन क्या है सिंचाई का? नहर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? मैंने अभी बताया कि 45% जो है क्षेत्र जो है सिंचाई के लिए उपलब्ध है। हालांकि 45 से 50% एरिया जो है अब वहां पर सिंचाई की जा रही है, ठीक है, नहरों द्वारा, ठीक है। अब यहां पर अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है? यानी कि कितना क्षेत्र जो है वहां पर सिंचाई उचाई की व्यवस्था नहीं है, ज्यादातर जो है क्षेत्र बारिश पर ही डिपेंड है। तो 40% जब सिंचाई होता है तो लगभग जो है 55 से 60% जो एरिया हो जाएगा वो किस पर डिपेंड हो जाएगा? बारिश पर ही, वर्षा पर ही डिपेंडेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत जो है वो क्या है? नहर है, तालाब है, कुआं है या नलकूप है? किससे जो होता है सर्वप्रथम सिंचाई का स्रोत होता है? कौन सा होता है सिंचाई का स्रोत? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम कुआं और नलकूप से किया जाता है, फिर बाद में नहर, तालाब वगैरह से जो है सिंचाई होता है। लेकिन प्राथमिक सर्वप्रथम स्रोत क्या है? कौन सा हो जाएगा? कुआं और नलकूप हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर यहां पर आ जाएंगे, यहां लिखा हुआ क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के, भारत में ये क्वेश्चन आ जाइएगा कि भारत में सिंचाई के बृहद, मध्यम और लघु 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बृहद सिंचाई परियोजना का निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका निर्धारण का आधार है वो कम से कम क्या होनी चाहिए? वो कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती हो तो उसको क्या बोलेंगे? बृहद बोलेंगे, बृहद सिंचाई परियोजना बोलेंगे। और 5,000 रहेगा तो मध्यम सिंचाई परियोजना बोलेंगे, और अगर 2,000 रहेगा तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वो क्षेत्र आएगा या उसका निर्धारण किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर अगला क्वेश्चन आएंगे लोग, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किसे आधुनिक भारत का मंदिर जो है नाम दिए थे? किसे कहे थे? तो विशालकाय नदी घाटी परियोजना को क्या बोले थे? वो भारत का, आधुनिक भारत का ये मंदिर कहे थे। कौन बोला था भाई साहब? जवाहरलाल नेहरू बोले थे। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्म का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन का आंसर वही बता पाएगा जिसको मालूम होगा कि हरित क्रांति जो है कब आया था? 1966 के आसपास में जो हरित क्रांति आया था, उसी समय जो है ये अधिक उपज वाली किस्म के बीजों का जो है क्या किया गया था? इसका जो है उसी समय शुभारंभ यानी ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक के निराशाजनक परिणाम किस फसल पर देखने को मिला? यानी देखो, हरित क्रांति से गेहूं को तो फायदा हुआ, कुछ हद तक चावल को भी फायदा हुआ, लेकिन कुछ ऐसे फसल थे जिसपे कोई भी फायदा देखने के लिए नहीं मिला। वो कौन सा फसल हो जाएगा? दलहन हो जाएगा। दाल जो है इस पे कोई भी फायदा देखने के लिए नहीं मिला था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? ये नॉर्मन बोरलॉग वैज्ञानिक जो थे ये भारतीय कृषि पर क्या योगदान दिए थे? तो ये योगदान दिए थे, इन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्म की उपयोग की युक्ति बताई थी, यानी कि कैसे उपज बढ़ाया जाए इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया था, ये चीजें बताए थे। कौन बताए थे? नॉर्मन बोरलॉग बताए थे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादन जो है कौन था? यानी हरित क्रांति ये शब्द किसने दिया था? नॉर्मन बोरलॉग दिया था, विलियम गॉड दिया था या वर्जिन कुरियन दिया था? किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था, याद रखिएगा। किसने दिया था भैया? विलियम गॉड ने दिया था। या बर्गिज जो है, बर्गिज कुरियन तो श्वेत क्रांति के आगे आ जाएंगे। भारत में दूध उत्पादन में गाय, भैंस और बकरी का हिस्सा कितना होता है? यानी भैंस जो है कितना दूध देती है? तो 50% भैंस देती है। गाय कितना? 46%। और बकरी 4% जो है दूध देती है, याद रखना, ठीक है। मतलब कि भारत में ज्यादातर दूध जो है गाय, भैंस या बकरी का? भैंस का। उसके बाद गाय का। तीसरे नंबर पर बकरी का दूध जो होता है। दूध जो होता है ऊंट का भी होता है, मालूम है? ऊंट का भी दूध जो है राजस्थान वाले एरिया में जो यूज किया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीय कुरियन यानी वी कुरियन या श्री S.H. राव या श्री S.K. भारद्वाज। कौन है? डॉक्टर वी
कुरियन है, जो कि श्वेत क्रांति चुनेगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। किससे भैया? दूध उत्पादन से संबंधित, याद रखना, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता जो है किस राज्य में है? पंजाब में है। सबसे अधिक दूध की उपलब्धता पंजाब है। अच्छा, प्रति व्यक्ति दूध कितना होना चाहिए भारत के लोगों को? आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति के लिए कितना दूध होनी चाहिए डेली, कितना ग्राम दूध होनी चाहिए? 200 ग्राम, 300 ग्राम, कितना ग्राम दूध होना चाहिए? कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोगों को लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है जी, मछली उत्पादन में भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन सा भैया? चीन है। मछली उत्पादन में कौन सबसे आगे है? चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। नीली क्रांति का संबंध जो है किससे है? नीली क्रांति पानी से ही संबंधित हो जाएगा और पानी में हो जाएगा मछली। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित, यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला है, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक का खपत ज्यादा होता है? किस प्रकार का रासायनिक उर्वरक खपत ज्यादा होता है? नाइट्रोजनी जो है प्रकार के खपत ज्यादा होता है, याद रखिएगा। देखो, किसी मिट्टी में 3 चीज होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, याद रखना। तो अपने ये नाइट्रोजन वाला उर्वरक ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की कमी जो है ज्यादा क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कुल उर्वरक में प्रयोग की दृष्टि से भारत जो है कितने नंबर पे है? यानी उर्वरक प्रयोग करने में भारत कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, याद रखना। भारत जो है उर्वरक प्रयोग करने में कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, याद रखिए। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन आएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आलू उत्पादन के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो आलू उत्पादन करने में भारत जो है पहले नंबर पे है, याद रखने का। आलू उत्पादन करने में भारत क्या है? 1 नंबर पे आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य, यानी कि उर्वरक का खपत वो राज्य ज्यादा करते हैं। क्या करते हैं? वो ज्यादा करते हैं। कौन कौन राज्य है? पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य जो है उर्वरक का खपत जो है क्या करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि विशेषज्ञ के अनुसार कृषि विभिन्न किस्में, यानी नाइट्रोजनी, फास्फेटिक या पोटासिक, ये तीनों का उपयोग जो है इसका लेवल क्या होना चाहिए? मैंने कहने का मतलब क्या है? नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, पोटासियम कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 4, 2 और 1 के अनुपात होने चाहिए, यानी 4:2:1 अनुपात होने चाहिए। यानी कि नाइट्रोजन 4 गुना, पोटासियम 2 गुना, फास्फोरस 2 गुना और पोटासियम 1 गुना होनी चाहिए, याद रखिएगा, मिट्टी के अंदर में, तब जाके मिट्टी उपजाऊ माना जाता है। अगला आ जाइए, यहां से खत्म हो गया ज्योग्राफी क्वेश्चन। तो ज्योग्राफी खत्म, क्वेश्चन हो गया आप लोग कंप्लीट। और थोड़ा सा साइंस का कुछ जीके क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, जिसको देखेंगे ध्यान से समझेंगे लोग। पहला जो क्वेश्चन लिखा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? तो लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर के, याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। और सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि, यानी कि जिसको पीयूष ग्रंथि यानी कि प्यूटरेटी ग्लैंड भी यानी ग्रंथि कहा जाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। लीवर की साइज जो होता है ना वो लगभग 1.5 किलो का होता है। कितना केजी होता है? 1.5 किलो को होता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि है, कई बार मैं बता चुका हूं। शरीर का तापक्रम जो होता है वो किससे शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है? किससे होता है? तो हाइपोथैलेमस से शरीर का जो है तापक्रम नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम किससे नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? ये ब्रेन का पार्ट है। क्या होता है? ब्रेन का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, याद रखने। हाइपोथैलेमस, थैलेमस ये पढ़ा चुका हूं। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क का 3 भाग होता है, जिसमें एक हाइपोथैलेमस होता है। यही हाइपोथैलेमस जो होता है प्यार, घृणा आदि चीजों से जो है हमारे मन में ये चीजें लाते हैं, या इसकी प्रेरणा को जगाता है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है, यानी बीपी कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज घटता बढ़ता है तो उसे क्या होता है? क्या होता है उसे? बीमारी। अगर ग्लूकोज का लेवल घट जाए या बढ़ जाए तो चीनी रोग, जिसको डायबिटीज भी बीमारी बोला जाता है, या हिंदी में मधुमेह रोग भी कहा जाता है। ये किसकी कमी से हो जाएगा? इंसुलिन की कमी से होता है, याद रखना। उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी जो हाई होता है, उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन कहा जाता है। यानी बीपी बढ़ गया तो इसको क्या बोलिएगा? हाइपरटेंशन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? हाइपरटेंशन बोलिएगा, याद रखना। अगला आ जाइए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो याद रखना, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा होता है। धरती पर मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
हीरा होता है, याद रखना। एक असौ शक्ति जो है वो बराबर होता है, यानी हॉर्स पावर कितना बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है, तो इंद्रधनुष में कौन सा रंग होता है, तो याद रखिएगा, उसको याद करने का तरीका होता है बैनियापीनाला, बैनियापीनाला, ठीक है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, पीला, नारंगी और लाल होता है, ठीक है, बैनियापीनाला, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो होता है बीच में कौन सा कलर हो जा रहा है, हरा कलर हो जाता है। कौन सा रंग होता है इंद्रधनुष में, कौन सा रंग होता है, हरा रंग जो होता है बीच में होता है। अगला आएंगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष में किसको नापा जाता है, दूरी को नापा जाता है प्रकाश वर्ष में, याद रखना। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो लंबाई को सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर होता है, याद रखना। देखो लंबाई को मीटर में नापा जाता है, किलोमीटर में भी नापा जाता है, लेकिन सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की आपके अंदर कितनी ऊर्जा है वो कार्य करने की क्षमता को बताता है। फैरेड जो होता है वो किसकी मात्रक है, तो धारिता का जो मात्रक जो होता है उसको फैरेड कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि आप साफ साफ किसी भी वस्तु को कितना दूर से देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर दूर से देख सकते हैं। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूर से देख सकते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत पर होती है। समतल दर्पण वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, याद रखिएगा। ये हो गया आपका साइंस का कुछ क्वेश्चन हो गया। और यहां पर आइएगा तो आप लोग को वही चीज जो चीज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, अगर ये क्लासेस आप लोग को छठा क्लास से लेकर 12 क्लास तक पढ़ना है या अपने बैच के अनुसार कंप्लीट पढ़ना है, तैयारी करना है, जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, टीचिंग की तैयारी करनी है, या आप लोग को मैट्रिक का नोट्स चाहिए, भूगोल का, इतिहास का, ज्योग्राफी यानी सोशल साइंस, साइंस, मैथ, जिसका भी नोट्स चाहिए वो सारे चीज आप लोग को मिल जाएगा। करना क्या आप लोग को जाना है और देख सकते हैं यहाँ पर पिछली बार जो बच्चे पढ़े थे उसमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन जॉब में हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं 80 प्लस तो पहले का ही है, अभी तक जो है 100 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से पढ़े हुए बच्चों का हो चुका है। तो याद रखिएगा अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत मिनिमम चार्ज में आप लोग यहाँ से कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और आप सभी जानते हैं अगर वो क्लास बेहतर लगा होगा तो आप लोग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जो नए बच्चे होंगे किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो इस नंबर पर जो है क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना है। किसी भी तरह की समस्या होगा, बैच लेना होगा, नोट्स पीडीएफ चाहिए। देखो बैच में दो तरह का बैच है, एक क्लास वाला बैच है और एक जो है नोट्स पीडीएफ वाला बैच है। तो दोनों ही अलग अलग है। अगर आपको चाहिए क्लास वाला तो क्लास के साथ साथ नोट्स पीडीएफ सारे मिल जाएंगे, और सिर्फ आपको नोट्स चाहिए, सिर्फ खुद से पढ़ना है, खुद से रिवीजन करना है, तो उसका भी वहां पर व्यवस्था है, आप जाकर वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। सर्च करना आप लोगों को ASC अकेडमी, क्या सर्च करना है तो नाम है यहाँ पर देखेंगे ASC अकेडमी सर्च करना है। प्ले स्टोर, यूट्यूब या टेलीग्राम कहीं भी सर्च कीजिएगा, इस तरह का लोगो देखिएगा, वहां जाइएगा, कोर्स में जाइएगा, बहुत सारा कोर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो मर्जी कोर्स वहां से आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा, नंबर आप सभी ने ऊपर में देखा था, उस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि क्लासेस आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। और जाते जाते कल का होमवर्क जरूर सुनते जाइएगा। कल आप लोग को जो है कल आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो कल आप लोग को जो है याद रखिएगा आप लोग को ज्योग्राफी का जो है कौन सा सेशन होने वाला है, तो याद रखिएगा ज्योग्राफी का जो है 7th क्लास का, ज्योग्राफी का जो कौन सा क्लास है, जो 7th क्लास का जो क्लासेस चल रहा था, 7th ज्योग्राफी जो चल रहा था 7th का, वो जो है कंप्लीट हो चुका है। कल से आप लोग को 8 क्लास का MCQ होगा ज्योग्राफी का, ठीक है। कौन से क्लास का, 8 क्लास का ज्योग्राफी का MCQ होगा। तो 8 क्लास का पहला अध्याय आप लोग को क्लास में एप्लीकेशन में पढ़ा चुका हूं, उसको देख लीजिएगा, उसका मैं कल MCQ कराऊंगा पहला अध्याय। उसके बाद हिस्ट्री में आइएगा, तो हिस्ट्री में आप लोग को 7th क्लास का जो है आप लोग का जो है पहला अध्याय का MCQ में कराऊंगा। 7th क्लास जो है वो है मध्यकालीन भारत का जो है उसका जो क्लास आप लोग को जो है एप्लीकेशन पर देखने के लिए मिल जाएगा। कल से क्लास भी देखने के लिए मिल जाएगा और कल से MCQ भी देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा जो है साइंस भी आपको देखने को मिलेगा। 9th क्लास का जो है साइंस आप लोग पढ़े हैं, उसका 9th क्लास का पहला अध्याय का MCQ जो है कल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तीनों में से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ये 2 दिन ये सेशन चलेगा, जिसमें 2 दिन में तीनों ही कंप्लीट आप लोग को हो जाएगा। 9th क्लास साइंस MCQ, 9th क्लास कौन सा, NCERT बिहार बोर्ड, दोनों ही एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर को अपलोड कर दिया हूं, चैप्टर हो भी चुका है, पढ़ा भी दिया गया, आप खुद से उसको प्रैक्टिस कर भी लीजिएगा और उसका मैं MCQ बना के लाऊंगा, वो कराऊंगा। ज्योग्राफी 8 क्लास
हिस्ट्री 7th क्लास और साइंस जो है वो 9th क्लास। ये 3 क्लासेज आप लोग की कल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एमसीक्यू ग्रुप में। शाम 7 बजे लाइव सेशन में जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ इस वीडियो के नीचे भी, या आप लोग को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।